नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। आज हम इस बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 के बारे में। लेक्चर 1 का वीडियो आपको मिल गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट खोलिए और जाकर वहां से पढ़ लीजिएगा। आज हम बात करेंगे केवल लेक्चर 2 के बारे में। आज हम बात करेंगे विलेयता। सॉल्युबिलिटी इसको बोलते हैं। क्या? विलेयता। देखिए, विलेयता में होता क्या है? विलेयता मतलब होता है कोई पदार्थ जिसमें घुल जाए। अभी आपको हम उसमें समझाए थे विलायक और विलेय। विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। तो विलेयता का मतलब क्या है? जो किसी विलायक में घुल जाए उसको विलेयता। इसका परिभाषा क्या होगा? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, 100 ग्राम विलायक में घुली हो, उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे देख रहे हैं विलेयता का परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, उसे क्या बोलते हैं? उस पदार्थ की विलेयता बोलते हैं। आपको विलेय और विलायक हम अच्छे से समझाए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, तो प्लीज जाकर आप लेक्चर 1 देखिए। प्लेलिस्ट में वो वीडियो अभी है, तो आप वहां भी जाइए और लेक्चर 1 पूरे अच्छे से देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए। तब आपको एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। और आप डेली इसको नोट्स बना के लिखते रहिए, आपको डेली टू डेली वीडियो मिलता रहेगा। अब देखिए, एक स्टार पॉइंट आता है गैसों की द्रव में विलेयता। ये हमारा पॉइंट है, गैसों की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसों की द्रव में विलेयता। देखिए दोस्तों, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। क्या होती है? देखिए, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। मान लीजिए हम हेडिंग क्या लिखवाएं? गैसों की द्रव में विलेयता, मतलब कोई गैस को द्रव में मिलाया जाए। मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, उसको आप पानी में मिलाना है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या बोल रहा है? गैसों की द्रव में विलेयता, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। मतलब बहुत से गैस है, हमारे नेचर में बहुत से गैस हैं। तो आप हर एक गैस की जो विलेयता होती है, मतलब वो कितना उसमें घुला हुआ है। एक बात समझिए, विलेयता का मतलब घुलना है। मान लीजिए आप किसी से मतलब संबंध में हैं, आप कितना संबंध बनाए हैं, मतलब किसी से आपका मतलब किसी से दोस्ती होगा तो एकदम अच्छे से दोस्ती होता है। मान लीजिए आपका दोस्ती एकदम, आप किसी से मतलब बचपन से दोस्ती किए हैं, तो आपका दोस्ती एकदम बहुत गहरी होती है। किसी से आपका दोस्ती उतनी गहरी नहीं होती है, मतलब आप उसके साथ कितने घुल मिले हुए हैं। उसी तरह यह है,
अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग गैस है उसकी जो विलेयता होगी द्रव में अलग अलग होगी। एक एग्जाम्पल को देखिए, मान लीजिए HCl जो होता है और NH3 की घुलनशीलता अधिक होती है। किसकी? HCl और NH3 की घुलनशीलता अधिक होती है। और वहीं पर आप देख लीजिए O2 की घुलनशीलता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। एक बात हमको यहां से एक प्रश्न भी मिला, मैंने क्या बोला? HCl और NH3 की घुलनशीलता अधिक होती है और O2 की घुलनशीलता कम होती है। किसमें? बोला विलेयता, किसी गैसों की द्रव में विलेयता। द्रव मान लीजिए आप पानी ले लीजिए, आप पानी को मान लीजिए, पानी को द्रव मान लीजिए और उसमें HCl और NH3 की घुलनशीलता अधिक होती है और वहीं पे देख लीजिए O2 की घुलनशीलता कम होती है। देखिए आपने कभी देखा होगा कि मतलब बहुत से वैज्ञानिक आते हैं तो वो चेक करते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट, जल प्रदूषण आप समझते हैं। मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले गंगा नदी का प्रदूषण चेक हुआ था कि गंगा नदी कितनी शुद्ध हुई है, कितनी अशुद्ध थी। मतलब गंगा नदी का जो पानी है कितना शुद्ध हुआ पहले से। तो कुछ गंगा नदी का पानी वो दिल्ली ले गए, तो लैब में चेक किए, वो किसके आधार पे बताते हैं कि इसकी शुद्धता कम हुई है या ज्यादा? उसकी ऑक्सीजन की मात्रा से। अगर उस गैस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाएगी, क्या? अधिक, तो इसका मतलब हमारा जो गैस है पानी है, गंगा जल है, वो अधिक शुद्ध हो रहा है। अगर उसकी मात्रा कम पाई जाएगी तो इसका मतलब कि जल का प्रदूषण अधिक हुआ है। इसी तरह O2 की घुलनशीलता कम होती है। अब मान लीजिए HCl और NH3 की अधिक होती है, O2 की क्या होती है? वहीं पे कम होती है। आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, जाते हैं पॉइंट बना के हम लोग आगे एक लिखते हैं। एक पॉइंट है आपका कि अगर गैसों की अवशोषण गुणांक अधिक है तो उसकी घुलनशीलता भी अधिक होगी। एक स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि गैसों की अवशोषण गुणांक अधिक होगा तो उसकी घुलनशीलता भी अधिक होगी। मान लीजिए किसी गैस का अवशोषण गुणांक अधिक है तो उसकी घुलनशीलता भी अधिक होगी। देखिए अवशोषण गुणांक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इस गैस का अवशोषण करने की क्षमता, गुणांक का मतलब होता है क्षमता। इस गैस की क्षमता जितनी अधिक होगी अवशोषण करने की, उसकी घुलनशीलता भी अधिक होगी। किसमें? द्रव में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पे हमारे पास 4 कारक है, 4 प्रकार
गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक 4 कारक हैं। हम उनको बाई बाई समझेंगे और एक अच्छे तरीके से, जिससे हम एग्जाम में अच्छा कर सके। पहला क्या है आपका, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसेस। गैसों की प्रकृति, अब मतलब जिस गैस का जैसा नेचर होगा, जैसा स्वभाव होगा, उसकी विलेयता वैसी होगी। मान लीजिए आपका जैसा नेचर होगा, आपका जैसा गुण होगा, आप वैसे ही लोगों से संबंध बनाएंगे। अगर आप गलत होंगे तो गलत लोग से आपका संबंध होगा, अगर आप सही होंगे तो सही लोगों से संबंध होगा। उसी प्रकार गैस है, गैस की प्रकृति जैसे होगी वैसे उसकी विलेयता भी होगी द्रव के साथ। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, गैसों की विलेयता तब अधिक होगी जब उसको विलायक में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाती है। यहां पे आपने क्या लिखा, गैसों की विलेयता तब अधिक होगी जब उसको विलायक में घोलने पर या द्रव में घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाती है। मान लीजिए एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, सॉरी मैं इसको मिटा देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं इधर लिखवाता हूँ। एग्जाम्पल इसका देखिए HCl NH3। देखिए HCl और NH3 अभी इसके पहले जस्ट लिखवाए थे कि इसकी घुलनशीलता द्रव में अधिक होती है। क्यों? क्योंकि HCl और NH3 जल में अपने आयनों में टूट जाते हैं। HCl को जल में घोलेंगे तो H+ और Cl- में टूट जाती है, तो इसलिए इसकी घुलनशीलता अधिक होगी। किसमें? गैसों में, द्रव में, विलायक में। अब NH3 देख लीजिए, अब NH3 को पानी में घोल दीजिए, तो पानी में घोलेंगे तो देखिए NH3 को जब पानी में घोलते हैं तो वो किसमें टूट जाती है? NH4 प्लस OH- में। किसमें? NH4 प्लस OH- में टूट जाती है। इसके कहने का हमारा यह तात्पर्य है आपको कि किसी भी गैस की विलेयता या घुलनशीलता कब अधिक होगी? जब वो मतलब विलायक में घुलने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है, तो उसकी क्या होगी? घुलनशीलता अधिक होगी। गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसों में क्या लिखेंगे? गैसों की विलेयता तब अधिक होगी जब उसको विलायक में घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाती है। इसीलिए इनकी विलेयता द्रव में अधिक होती है। O2 जल में अपने आयनों में नहीं टूटता है, अपने आयनों में नहीं टूटता है, इसीलिए इसकी विलेयता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे स्टार पॉइंट बना के लिखते हैं हम लोग। एक स्टार पॉइंट है आपके लिए कि जब कोई गैस
जब कोई गैस विलायकों में अपने आयनों में नहीं टूटती है तो उसकी घुलनशीलता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अभी आपको हम बताए थे कि जब कोई गैस विलायकों में अपने आयनों में नहीं टूटती है तो उसकी घुलनशीलता कम होती है। एग्जाम्पल आपको बताए थे O2। ये जल के साथ क्रिया नहीं भी करती है और अपने आयनों में नहीं टूटती है, तो इसकी घुलनशीलता किसमें? पानी में कम होगा। क्लियर? आप सेकेंड स्टेप पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। देखिए, ताप में वृद्धि करने पर, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। क्या होती है? ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। एग्जाम्पल के आप तौर पे समझिए कि अगर ताप में वृद्धि करेंगे, ताप में वृद्धि करेंगे तो गैस जो है द्रव में नहीं घुलेगी, बहुत कम घुलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए H2O को अब प्लस CO2, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे H2CO3 अब प्लस उष्मा, हीट। क्या? हीट। देखो यह अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि अभिक्रिया करने पर ऊष्मा निकल रही है। देखिए H2O, मान लीजिए ताप में वृद्धि करेंगे तो CO2 गैस कम घुलेगा। क्या होगा? कम घुलेगा। गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाएगी। अगर ताप वृद्धि करते हैं तो उसमें गैस जो है घुलने को उसमें कम घुलेगा। बात समझ में आई? क्या होगी? कम घुलेगा। अभी हम जस्ट आपको ऊपर बताए हैं कि CO2 जो है पानी में अधिक घुलता है, आसानी से घुल जाता है, लेकिन जब उसका ताप वृद्धि कर देंगे पानी का तो वो विलेयता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी? CO2 का। मान लीजिए आप सपोज दैट मानिए आप किसी से, मान लीजिए आप ठंडा हैं, मान लीजिए आप शांत स्वभाव के हैं, ठंडा दिमाग के हैं, तो आपकी दोस्ती किससे होगी? आप किससे घुल मिल जाएंगे? जो स्वभाव का अच्छा हो, ठंडा हो दिमाग का और जो शांत दिमाग का हो। कोनो पागल सनकी से मिल जाएंगे जो गर्म दिमाग का होता है, उससे आपकी घुलनशीलता कम होगी, आप उससे घुल मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म दिमाग का है, आप शांत दिमाग के हैं। तो मतलब नेचर भी आप डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ संबंध बनाते हैं। मान लीजिए आपका कोनो पागल से ब्याह कर दिए, वो एक उल्टा खोपड़ी के है, मान लीजिए, तो उल्टा खोपड़ी का लड़का सब नहीं होते हैं, लड़की ढेर अधिक होती हैं। वो उल्टा खोपड़ी की लड़की सब अधिक होती हैं। हाँ, आदमी सबको पगलाई रहती हैं दिन भर। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं करने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। H2O प्लस CO2, H2CO3 प्लस उष्मा, यह अभिक्रिया एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी है कि मतलब ताप का प्रभाव, ताप में वृद्धि करने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती है। लिख लीजिए इसको। पॉइंट बना के लिखते हैं कि मान लीजिए देखें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री एक अपवाद है। हालांकि अपवाद है तो उसमें हम लोग जानते हैं क्या अपवाद है। इसमें देखिए H व HE गैसों की घुलनशीलता
क्या घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है? क्या होती है? बढ़ती है। H हाइड्रोजन और HE की गैसों की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। क्या होती है? ऊष्मा शोषी होती है। आप इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही मतलब जैसे देखिए आपको यही सब एग्जेप्शन ही तो पूछता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जेप्शन ही पूछता है। वो जानता है कि लड़का लड़की चाहे सब स्टूडेंट हैं एग्जेप्शन से ही भागते हैं, तो यही सब पूछेगा। H और HE गैस की घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और क्योंकि यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दाब का प्रभाव। देखिए दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। मान लीजिए आप देखिए ये गैस है, ये द्रव, और हमको गैस को द्रव में मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। तो हम क्या करेंगे? दाब बढ़ाने पर गैसों में घुलनशीलता बढ़ती है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से प्रेशर लगाएंगे गैस पर और द्रव में जाकर मिल जाएगी। मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के तौर पे तो अब आते हैं आपको कोका कोला। कोका कोला, बहुत कोका कोला पीते हैं आप लोग। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ऐसा ऐसा प्रचार दिखाता है कि हम तो कभी कभी घबरा जाते हैं कि वो माउंटेन ड्यू पी लेगा और पहाड़ पर से बाइक लेके धड़ाम से कूद जाएगा खाई में और उसको चोट भी नहीं लगेगी। हम भी सोचे कि यार अपने छत से दूसरे छत पे कूद जाएं, कौन पी के? माउंटेन ड्यू पी के। कहेंगे डर के आगे जीत है, लेकिन जज्बात में नहीं आएंगे, नहीं तो हमारे घर पे लगेगा पूरी छिटाने। समझ रहे हैं? तेरह ही लगेगा मन में हमारा। तो कोका कोला, क्या? कोका कोला। आप देखेंगे कि कोका कोला है, ऐसे देखो रहता है। हंसिएगा मत, चित्र नहीं बनाने आता है। कोका कोला, इसमें मान लीजिए कोका कोला है, तो आप इसमें जानते हैं कि कोका कोला में CO2 मिलाया होता है। क्या? CO2, जो कि इसमें जितना ही अधिक मात्रा में मिलाया रहेगा उतना ही आपको स्वादिष्ट लगेगा। क्या? कोका कोला। तो कोका कोला में CO2 मिलाते हैं, तो जब इस कंपनी में जब कंपनी में इसको मिलाया जाता है तो इस पर प्रेशर लगाया जाता है कि जाकर ये अच्छे से घुल जाए। मान लीजिए कोका कोला बनाया है और CO2 को मिलाना है। अगर प्रेशर नहीं देंगे तो उसकी मात्रा कम मिलेगी, और उसकी मात्रा जब कम मिलेगी तो जब आप उसको पिएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो कहोगे अरे यार कोका कोला बेकार है, इससे अच्छा तो स्प्राइट है। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो प्रेशर लगाता है, वो कंपनी में इसमें प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाकर इसको CO2 को इसमें मतलब मिलाने के लिए प्रेशर लगाएंगे, जिससे जाकर वो अच्छे से और अधिक मात्रा में
जाकर मिल जाए, तो जिससे क्या होगा कि कोका कोला का स्वाद ही किस पे आधारित है, CO2 पर। और जितनी अधिक मात्रा CO2 की रहेगी उतना ही आपको स्वादिष्ट लगेगा। अभी हम आपको जस्ट समझाए हैं ताप बढ़ाने पर। आप कभी एक नोटिस किए हैं कि जितना ही अधिक कोका कोला ठंडा मिलता है उतना ही अधिक स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको गर्म पियेंगे तो मज़ा नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्यों? अभी आपको बताया था एग्जाम्पल में H2O प्लस CO2 का मिश्रण ताप बढ़ा देंगे, मतलब समझ रहे हैं? अगर ज़्यादा ताप नहीं रहेगा, मतलब ठंडा नहीं रहेगा ज़्यादा, तो CO2 कम घुलेगी। ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलयता कम होती है, तो CO2 इसमें घुलवे नहीं करेगी, तो आप उसको पिएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए जितना ही चिल्ड मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, चिल्ड। हाँ, वो अंग्रेजी वाले CBSE बोर्ड वाले कहते हैं चिल्ड चाहिए, हम लोग कहते हैं एकदम ठंडा दीजिएगा, और वो सब कहते हैं एकदम चिल्ड चाहिए। तो जितना ही चिल्ड मिलता है उतना ही अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा, पीने में मज़ा आता है। तो आप लोग समझ गए दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता बढ़ती है, मतलब हम जब इस पे प्रेशर लगाएंगे तो इस गैस है द्रव में अच्छे से घुल जाएगी। लिख लीजिए इसको। तो आपका चौथा पॉइंट है विलायकों की प्रकृति। क्या? विलायकों की प्रकृति। इसमें देखिए विलायक की, अब देखिए विलायकों की प्रकृति के आधार पर गैसों की द्रवों में घुलनशीलता। अब जैसा विलायक होगा, अब मान लीजिए अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसा आप होंगे आप वैसे ही लोगों से दोस्ती करेंगे। अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे, आप बुरे हैं तो बुरे लोगों से दोस्ती करेंगे। लेकिन वहाँ पे मैटर डिसाइड नहीं करता। मान लीजिए कोई लड़का लड़की से दोस्ती करता है तो कहेंगे सर जी लड़का लड़की से दोस्ती कर रहा है, वो लड़का लड़की एक समान नहीं। अरे भाई मैं अच्छाई की बात बोल रहा हूँ, ये थोड़ा कर रहा हूँ। XY बात समझिए। विलायकों की प्रकृति, विलायकों की प्रकृति के आधार पर गैसों की द्रव में विलयता। देखिए ध्रुवी ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है। क्या बोला? ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। वीडियो रोक दे भाई। क्या? ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है। देखिए ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है और अध्रुवी विलायकों में अध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है। देखिए आप यहाँ पे दो चीज समझिए, ध्रुवी एक होता है अध्रुवी, इसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर पोला नहीं। जैसे आप लोग दुकान पे खाते हैं लंबा लंबा मिलता है, अरे आप लोग बचपन में पोला कटाए होंगे दुकान पर जाकर। अरे 1 रुपये का मिलता था एक ठो, और उसमें हम लोग खटाई रहता था, उसको फाड़ते थे और उस पर लिखा होता था 2 पोला, 1 पोला, 5 पोला। हम कब खुश होते थे जब 5 पोला निकलता था, और उसको पांचों उंगलियां में इसे डालकर जाते थे घर लेकर। हम लोग कभी कभी ना मान लीजिए कि अगर पोला कर दिए, मतलब पोला कटाए, हम लोग कटाने बोलते थे कि हम लोग कभी पोला खेलने जाते थे कि पोला अगर 5 ठो आया था तो हम लोग उसको ना छुपा के रख लेते थे पैंट में। लेकिन दुकानदार बहुत तेज था, वो मांग कर हम लोग के सामने फाड़ता था और बोलता था कि फटा हुआ मान्य नहीं होगा। 5 पोला। देखिए ध्रुवी पोल और अध्रुवी। ध्रुवी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर उसमें प्लस और माइनस हो गया
प्लस और माइनस, एक छोर पे प्लस एक छोर पे माइनस, तो ये ध्रुवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर। क्या? पोलर। इसमें इसमें कुछ नहीं रहता है, ना प्लस और माइनस, तो ये अध्रुवीय। ये क्या है? ध्रुवी है। बात समझ में आई? ध्रुवी और अध्रुवी का और भी कुछ है इसके समझाने का, लेकिन आपको समझाते हैं इस पे। देखिए HCl एग्जांपल में देखिए, HCl व NH3, HCl व NH3 ध्रुवी गैस है, गैस है। तो H2O H2 जो होता है ध्रुवी विलायकों में घुलनशीलता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। देखिए HCl व NH3 ध्रुवी गैस है, तो H2O ध्रुवी विलायकों में घुलनशीलता इनकी अधिक होगी। देखिए HCl व NH3 ध्रुवी गैस है और H2O भी क्या है? ध्रुवी विलायक है, तो घुलनशीलता अधिक होगी कि नहीं, ये बताइए। अभी यहाँ पे लिखे हैं ना कि ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होती है। देखिए HCl, आपको बता लीजिए HCl, मान लीजिए HCl का परमाणु इस तरह है, तो हम बताएं कि यहाँ पे मान लीजिए H है, यहाँ पे Cl, तो H प्लस में टूटता है, Cl माइनस में, इसका मतलब ये ध्रुवी है। NH3 को देख लीजिए, NH3 को यहाँ पर, तो हम आपको बताएं कि NH3 पानी के साथ में घुलेगा क्योंकि ध्रुवी विलायकों में, तो ये हो जाता है NH4 प्लस OH माइनस में टूट जाता है। देखिए ध्रुवी हो गए। क्या हो गए? ध्रुवी। ये ध्रुवी। अब विलायक कौन सा है? H2O, वो भी क्या है? एक प्रकार का ध्रुवी है। तो ध्रुवी विलायकों में ध्रुवी गैसों की घुलनशीलता अधिक होगी। मान लीजिए अभी आपसे हम बताए हैं कि अगर आप अच्छे हैं तो आपकी दोस्ती अच्छे के साथ तुरंत फटाक से हो जाएगी, अगर वो बुरा है तो आप उससे जल्दी दोस्ती नहीं करेंगे। उसी टाइप में ये है। अब देखिए आप कैसे पहचान करेंगे कि कोई चीज ध्रुवी है या अध्रुवी, तो आपको बताते हैं। स्टार पॉइंट बना के लिखिएगा। ध्रुवी को पहचानने के लिए दो चीज का ध्यान रखिए। क्या? पहला, कोणीय संरचना बनाता हो। क्या? कोणीय संरचना। क्या जी? कोणीय संरचना। दूसरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, ऊपर लिखते हैं। क्या बनाता है? कोणीय संरचना। दूसरा, इधर लिख देता हूं, कोणीय संरचना। दूसरा उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। देखिए कोई भी चीज ध्रुवी को पहचानने के लिए आप पहले देखेंगे कि वो कोणीय संरचना बनाता है कि नहीं, और दूसरा केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। आप कहेंगे सर कोणीय संरचना क्या होती है? देखिए कोणीय संरचना क्या होती है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आप NH4 NH3 है, तो N जो होता है, देखिए ये कोणीय संरचना बना ली है, मतलब ये कोणीय संरचना बनाती है, तो ये क्या होगा? ध्रुवी होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है? केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। देखिए इसका केंद्रीय परमाणु कौन है? N। क्या है? कौन? आप कहेंगे सर NH3 में किसको केंद्रीय परमाणु मानेंगे? तो भैया आप ये देखिए कि जिसकी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, या जिसकी इसमें संख्या कम होगी। देखिए यहाँ पे H 3 है, यहाँ पे N 1 है। देखिए यहाँ पे N 1 है, यहाँ पे H कितना है, 3 है। तो सबसे कम अधिक किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, N की। नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युतीय है, किससे, हाइड्रोजन से। तो ये केंद्रीय परमाणु होगा। तो केंद्रीय परमाणु पहचान हो गया। अब क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है कोष्ठ में बॉन्ड, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। अब मान लीजिए N, आप लोग जानते हैं N का होता है 7, 1 1s2 2s2 2p3, क्या होता है 2, फिर से 2 5। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, लुईस डॉट संकेत। लुईस डॉट संकेत। अब देखिए N है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5। देखिए इस पे क्या है, इस पे आपको क्या देखा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये जो NH3 है, यहाँ पे एक क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब ये क्या है, ध्रुवी, क्या है, ध्रुवी है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं ध्रुवी की, कि वो गैस ध्रुवी है कि नहीं है, अध्रुवी है कि ध्रुवी है। क्या करेंगे, कोड़ी संरचना बनाएगा, या तो केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या होगी। तो आज तक क्लास यही रहेगा। अब हम इतना कवर किए हैं। तो आप को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, और कि हमारे चैनल के माध्यम से और अपना वो कोर्स की तैयारी करें। मान लीजिए अगर बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि वो मेरे चैनल से जुड़ें और मेरे चैनल से प्रॉपर डेली पढ़ें। हम लोग प्रॉपर रोज़ रोज़ मतलब डेली टू डेली वीडियो डालते हैं आपके लिए, क्लास 12 का, क्लास 11 का, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को डेली देखते रहिए और एक अच्छे नोट्स के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।